हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी-अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम सिटीज़नशिप में ही एक अलग टॉपिक लेके चल रहे हैं, दैट वाज़ पीआईओ वर्सेस ओसीआई। ठीक है? पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्सेस ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो मैं दीपक सांगवान आपका स्वागत करता हूँ इंडिया एट ग्लांस बाय प्रयास क्लासेस में। तो आज हम समझेंगे कि पीआईओ कार्ड क्या होता है, ओसीआई कार्ड क्या होता है, उसके बाद एनआरआई कौन लोग होते हैं, ठीक है? उसके बाद हम डोमिसाइल की भी बात करेंगे एक बार, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पीआईओ और ओसीआई कार्ड में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है? पहला डिफरेंस तो ये है कि जो पीआईओ कार्ड है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जो है, वो ईयर 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था, ठीक है? ईयर 2002 किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। सेकंड जो है वो ओसीआई कार्ड है। ओसीआई कार्ड की जब डिटेलिंग देखते हैं तो वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें इसका जिक्र है, लेकिन ये उस टाइम से ऑपरेशनलाइज नहीं है। ऑपरेशनलाइज कब से है? 2005 से। कि 2005 के बाद से ये कानून लागू हुआ है, ठीक है? अब समझ लेते हैं कि पीआईओ कार्ड होता क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी पास्ट में इंडियन पासपोर्ट होल्ड किया, ठीक है? पहले कभी उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, मतलब इंडियन सिटीजनशिप थी, ठीक है? लेकिन अब वो कहीं बाहर रह रहा है या वहां का सिटीजन हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर अगर कोई ऐसी कंडीशन हो कि उसके जो एंसेस्टर बैकग्राउंड है या जो उसके पूर्वज हैं, ठीक है, जैसे उसके फादर मदर फादर हैं, उसके दादा दादी हैं, उसके और भी कोई अगर पुराना पर्सन है, ठीक है, उसकी फैमिली से, तो उसका अगर कोई फैमिली बैकग्राउंड इंडिया से रिलेटेड है या फिर उस इंसान के पास कभी भी पास्ट में इंडियन पासपोर्ट हुआ करता था, तो उनको पीआईयू कार्ड दिया जा सकता है। उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जा सकता है, ठीक है? अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो हो गया है, लेकिन क्या कोई एक्सेप्शन है? ऑब्वियसली एक्सेप्शन है। 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके सिटीजन्स को पीआईओ कार्ड नहीं होता है, ठीक है? कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये जो नियर बाय कंट्रीज हैं, 7 जो मेजर जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उनमें ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है? इनके अलावा अगर कोई भारत का नागरिक पहले था और वो इनके अलावा किसी कंट्री में रह रहा है, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड के लिए एलिजिबल है। अब इसका फायदा क्या है कि आप वहां के सिटीजन हैं और आप पीआईओ कार्ड होल्डर हैं, तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा भारत में। कैसे? जैसे मान लीजिए आप पीआईओ कार्ड होल्डर हैं, आप किसी एक्स कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, और आप इंडिया आते हैं, ठीक है? तो आप 15 साल तक इंडिया में बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के स्टे कर सकते हैं, ठीक है? 15 साल तक आप इंडिया में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई अदर पर्सन है जो एक्स आपकी ही कंट्री से एक्स कंट्री से इंडिया में आया है, तो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसको सबसे पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होता है कि सर आई एम सच सच फॉरेन एलिमेंट और मैं इस कंट्री से आया हूँ और इंडिया में ये मेरा वीजा है, ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसको रिपोर्ट करना होता है। सेकेंडली, उसको FRRO में रिपोर्ट करना होता है। फॉरेनर्स रीजनल ऑफिस जो है FRRO, उसमें रिपोर्ट करना होता है कि सर मैं ऐसे ऐसे इस कंट्री से यहाँ आया हूँ और ये मेरे डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन क्या पीआईओ कार्ड होल्डर्स को भी ऐसे रिपोर्ट करना होता है? नहीं करना होता है। अगर आपका स्टे 6 महीने से कम है, ठीक है, अगर आप इंडिया में 6 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए आए हैं, जैसे कोई 3 महीने के लिए आया है, कोई 4 महीने के लिए आया है, 5 महीने के लिए आया है, तो उसको ना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की जरूरत है, ना FRRO में रिपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका स्टे जो है वो 6 महीने से ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करना होगा कि सर मैं ऐसे ऐसे पीआईओ कार्ड होल्डर हूँ और मैं इंडिया में आया हूँ, मेरा स्टे जो है वो 6 महीने से ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। आपको FRRO में रिपोर्ट करना होता है कि सर मैं ऐसे पीआईओ कार्ड होल्डिंग की वजह से इंडिया में स्टे कर रहा हूँ, ठीक है? अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है? ओसीआई कार्ड भी समझ लेते हैं। ओसीआई कार्ड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंसान है, जैसे एक्स इंसान है, वो 26 जनवरी या 1950, 26 जनवरी 1950 का मतलब क्या हुआ?
26 जनवरी 1950 को है जब हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 या फिर उसके बाद कभी भी, ठीक है, वो एलिजिबल था कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है। ठीक है, उसके पास ये पावर थी, उसके पास ये अथॉरिटी थी, उसने सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया हो कि हाँ मैं सिटीजन ऑफ इंडिया बन चुका हूँ या बनना चाहता हूँ, ऐसी अगर कोई कंडीशन है, ठीक है, तो उस केस में उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ओसीआई बोला जाता है। ठीक है, अब इसके भी एक्सेप्शन समझ लीजिए। इसके एक्सेप्शन सिर्फ दो कंट्रीज हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर कोई ऐसा पर्सन रह रहा है जिसका बैकग्राउंड जो था या 26 जनवरी 1950 या उसके बाद कभी भी भारत का सिटीजन बनने के लिए जो एलिजिबल था, तो उस केस में उसको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओसीआई की लिमिटेशन ये है कि वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो रह रहे हैं लोग उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और पीआईओ के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन 7 देशों में से कहीं भी नहीं रहे हों, आप किसी अदर कंट्री में रहे। ठीक है, तो पीआईओ के लिए 7 कंट्रीज की रेस्ट्रिक्शन है, ओसीआई के लिए सिर्फ 2 कंट्रीज की रेस्ट्रिक्शन है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, ओसीआई होते हैं, तो आप बिना वीजे के, आप बिना वीजा के इंडिया में लाइफ टाइम रह सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। पीआईओ कार्ड में क्या था कि आप 15 साल तक रह सकते हैं, और अगर 6 महीने से ज्यादा स्टे होता है तो आपको पुलिस स्टेशन या एफआरओ में रिपोर्ट करना होता है। लेकिन ओसीआई में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ओसीआई आपको फ्री हैंड देता है कि आप लाइफ टाइम के लिए आप कभी भी इंडिया में आइए, कभी भी इंडिया से जाइए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप आपको पीआईओ और ओसीआई कार्ड का जो सिग्निफिकेंस है वो समझ में आ रहा होगा। अब बेसिकली डाउट यहाँ उठता है एक कि एक तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया कह रहे हो, ठीक है, दूसरा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कह रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो है ये ओवरसीज सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन, तो क्या यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप नहीं है? तो बेसिकली नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके पास पॉलिटिकल एलिजेंस है, उनके पास सिविल एलिजेंस है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ऐसे फॉरेनर्स होते हैं जिनको इंडिया जो है वो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देता है ड्यूरिंग देयर स्टे, या कुछ सिविल प्रोटेक्शंस देता है, तो दैट इज ओसीआई। इसमें पॉलिटिकल एलिजेंस की कहीं बात नहीं हो रही। आप कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शंस, आप वोट नहीं कर सकते, तो दैट इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज अ एडिशनल बेनिफिट नेम्ड एज ओसीआई। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नाम से आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं। इसके अलावा आप भारत के सिटीजन नहीं है, आप सिटीजन उसी कंट्री के हैं जहां से आप आए हैं। ठीक है, तो ओसीआई का मतलब सिटीजनशिप नहीं है, ओसीआई का मतलब सिर्फ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं। पीआईओ का मतलब भी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स थे। अब मैं थे क्यों कह रहा हूं वो हम आगे समझेंगे। तो अब बात करते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा तो सॉफ्ट पावर। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? डायस्पोरा का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, एक्स पर्सन है, ठीक है, वो किसी अदर कंट्री में गया, ठीक, वहां का सिटीजन बन गया, ओके, तो इंडिया की सिटीजनशिप रिनाउंस करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि डुअल सिटीजनशिप है नहीं। तो आप एक्स पर्सन है, किसी वाई कंट्री में गए, ठीक है, आपने वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं। ठीक है, बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। अब डायस्पोरा कौन लोग होते हैं? डायस्पोरा एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी होती है कि जो वाई कंट्री में जो एक्स पर्सन गया है, अगर वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, और वो जो है इंडिया को एक सॉफ्ट पावर के तौर पे वहां प्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो आप, एक पर्सन थे सन सिंह चटवाल, ठीक है, अब सन सिंह चटवाल जो थे वो एक डायस्पोरा थे इंडिया के, थे नहीं एक्चुअल में, डायस्पोरा है इंडिया के। ठीक है, तो डायस्पोरा कैसे है अब वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए उनकी एक ड्रीम होटल चेन है, ड्रीम नाम से, ठीक है, इंटरनेशनल चेन है। अब जब आप सन सिंह चटवाल को यूके में रह रहे हैं, सॉरी यूएसए में रह रहे हैं, ठीक है, अब वहां के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम बिल क्लिंटन थे, फिर जॉर्ज हुए, ठीक है, तो इनकी जो फैमिली के साथ रिलेशंस थे सन सिंह चटवाल के, वो बहुत ही सॉफ्ट रिलेशंस थे, बहुत ही पर्टिकुलर रिलेशंस थे कि हाँ एक फैमिली टर्म्स की तरह
काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्चुअल में इंडिया को प्रमोट किया वहां पर, ठीक है। कैसे? अब आप अगर देखेंगे तो जो बिल क्लिंटन सर थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे 1990 से, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सन सिंह चटवाल को बुलाया और कहा कि बोले हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें हम आपको एक बहुत ही रेपुटेड पोस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। सन सिंह चटवाल ने कहा कि नहीं सर, मुझे ये रेपुटेड पोस्ट नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक डिमांड करना चाहता हूँ कि हाँ बताइए क्या डिमांड है। तो सन सिंह चटवाल जी ने कहा कि सर आप इंडिया के साथ एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करें, ठीक है। और उनकी इस रिक्वेस्ट पे जो बिल क्लिंटन है वो सन सिंह चटवाल को अपने साथ लेके इंडिया आए। इंडिया के जो फॉर्मर मिनिस्टर्स थे उनके साथ उन्होंने कंसल्ट किया और फाइनली 2008 का जो न्यूक्लियर समझौता था भारत और अमेरिका का, उसमें कहा यह जाता है कि जो मेजर हैंड किसका था? सन सिंह चटवाल का। तो बेसिकली वो एक डायस्पोरा है। अब डायस्पोरा का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया का बैकग्राउंड रखता है, ठीक है, या इंडिया का ओसीआई है या पीआईओ था, ठीक है, लेकिन अब वो जिस कंट्री में रह रहा है वो उस कंट्री में इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको प्रमोट कर रहा है। A community residing in any other geographical region but are the promoters of soft power of India in their respective areas, ठीक है। किसी भी एरियाज में अगर इंडिया को प्रमोट कर रहा है कोई व्यक्ति और वो ओसीआई पीआईओ कार्ड होल्डर है तो दैट इज अ डायस्पोरा ऑफ इंडिया, ठीक है। ही प्लेज अ वाइटल रोल इन एस्टेब्लिशिंग गुड कनेक्शन विद अदर कंट्रीज। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे मान लीजिए सन सिंह चटवाल यूएसए में थे और उन्होंने इंडिया और यूएसए के रिलेशंस बहुत हेल्दी बनाए, गुड कनेक्शंस हो गए। तो ये जो डायस्पोरा कम्युनिटी है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि अदर कंट्रीज के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में ये होगा कि सन सिंह चटवाल जी हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उनकी ड्रीम होटल चेन है, ठीक है, वो यूएसए में। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा जो है वो कमा के और इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दे आर द गुड इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया, हेंस आल्सो प्रमोट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत बड़े अमाउंट को लेके और वो इंडिया की इकोनॉमी को जो है वो एक बूस्ट दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसी कम्युनिटी जो होती है उसको हम कहते हैं डायस्पोरा, द प्रमोटर ऑफ सॉफ्ट पावर, ठीक है। आगे चलते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। अब जब आपने गौर किया हो, जब मैं आपको पीआईओ और ओसीआई कार्ड के बारे में बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि पीआईओ थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पीआईओ थे। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि 2015 में जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स की, ठीक। अब जब ओवरसीज सिटीजन बताया था तब मैंने एक डाउट भी रेज किया था कि क्या ऐसा डाउट नहीं है कि ये ड्यूअल सिटीजनशिप को फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसी जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लेके इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको कहा गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम। क्या आपको सिर्फ एक कार्ड मिलेगा, कार्ड का मतलब ये होगा कि आप लाइफ टाइम तक इंडिया में कभी भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, दैट्स इट। आप यहाँ की पॉलिटिकल एलिजेंस वो नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा जो चेंज किया वो ये किया कि पीआईओ और ओसीआई स्कीम जो थी इन दोनों को मर्ज कर दिया और एक स्कीम निकल के आई, कौन सी? ओसीआई कार्ड होल्डर, ठीक है। अब एक और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को एनआरआई कहते हैं। अब एनआरआई का मतलब क्या होता है? एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, कि ऐसा इंडियन जो इंडिया में रिसाइड नहीं कर रहा है, इंडिया में रह नहीं रहा है, रह कहीं बाहर रहा है, लेकिन दैट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई बाहर रह रहा है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे हो सकता है? इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले ये होता था कि एक फाइनेंशियल ईयर में बेसिकली अगर देखा जाए तो 365 डेज होते हैं, ठीक है। अब उसका 50% होता है 182 डेज। अगर आप इंडिया में
182 दिन रह गए हैं। ठीक है, आप 182 डेज इंडिया में रहे हैं, बाकी आप कहीं बाहर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या है, आप एक एनआरआई हैं। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट चलता था। फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, और उन इन जो डेज हैं, जितने भी दिन बनते हैं, इनका 50% अप्रोक्स हमने मान लिया 182 डेज। ठीक है, तो 182 दिन अगर कोई भारत में रह रहा है और उसके अलावा अगर वो बाहर रह रहा है, तो दैट इज एन एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है, बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर मान लीजिए मैं हूं और मैं अगर कहीं बाहर जाके रहने लगा तो आई विल बी एनआरआई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एनआरआई सिर्फ वो कंडीशन होगी जहां पर आप 182 दिन से कम या 182 दिन इंडिया में रहे हो, उसके अलावा बाहर रहे हो, आउट ऑफ कंट्री रहे हो। ठीक है, तो वो एनआरआई की कंडीशन होती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में, ठीक है, 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें ये जो एनआरआई की डेफिनेशन है, इसको चेंज कर दिया गया। अब चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? चेंज करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, वो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, और 182 डेज के आसपास इंडिया में रहा और फिर बाहर चला गया। ठीक है, तो उसकी मान लीजिए कंपनी जो है वो इंडिया में रन कर रही है। ठीक है, वो इनकम कहाँ से जनरेट कर रहा है? वो इंडिया से इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो बाहर भी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, वो बाहर जा रहा है, उसका जो टोटल स्टे है वो 182 डेज से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? वो एक एनआरआई होगा। ठीक है, और एनआरआई की जो टैक्स लायबिलिटी हुआ करती थी कि जो आप इनकम कर रहे हो उसकी टैक्स लायबिलिटी कहाँ है, तो वो इंडिया में नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन इससे दिक्कत ये आई कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने फाइनेंशियल ईयर को इस तरह से मैनेज करते हैं कि उनका जो टोटल डेज स्टे है वो 182 डेज से ज्यादा नहीं होता है। उसके अलावा वो अदर कंट्रीज में जाते रहते हैं। ठीक है, तो उनका वो ट्रेवल हिस्ट्री को इस तरह से मैनेज करते हैं कि उनका जो टोटल स्टे है वो 182 डेज से ज्यादा नहीं है इंडिया में। तो वो क्या कहलाएंगे? वो एनआरआई कहलाएंगे। और अगर एनआरआई है तो उनकी टैक्स लायबिलिटी इंडिया में है ही नहीं, तो टैक्स से बच जाते हैं इस केस में। ये कंप्लेंट बहुत बार आई, तो इस पे सरकार ने एक्शन लिया और 2020 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक आर्गुमेंट आया था कि उसके बेसिस पे ये चेंज हुआ है। अब चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है कि अगर आपका स्टे इंडिया में 120 दिन का है और आपने इंडिया से जो इनकम जनरेट की है, जो टैक्सेबल इनकम है, वो अगर आपके 15 लाख से ज्यादा है, तो आप भारत के सिटीजन हैं, आप एनआरआई नहीं है, आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो इंडिया में है। ठीक है, अब क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स, ठीक है, उसकी इंडिया में कोई कंपनी है, ठीक है, इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन वो रन कर रहा है जो फाइनेंशियल एड है, ठीक है, जिसमें पैसे का लेन देन है। ठीक है, अब क्या होगा? अब अगर मान लीजिए कि वो पर्सन है, उसने अपना जो फाइनेंशियल ईयर है उसको इस तरह से मैनेज किया कि वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रह रहा है, और मान लीजिए उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे इनकम ले रहा है 1 करोड़ रुपीज की। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 1 करोड़ रुपीज की उसने इनकम जनरेट की, लेकिन उसने अपनी ट्रेवल हिस्ट्री इस तरह से मैनेज की कि वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रहा है, तो वो एनआरआई है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है। ठीक है, इंडियन सिटीजन है लेकिन रिसाइडिंग इंडियन सिटीजन नहीं है, नॉन रिसाइडिंग इंडियन सिटीजन है। ठीक है, अब एनआरआई के लिए टैक्स लायबिलिटी इंडिया में थी नहीं, तो वो जो 1 करोड़ रुपए उन्होंने जनरेट किया है, क्या उस पर टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये जो टोटल 182 डेज का जो स्टे था, इसको कम करके कर दिया गया 120 दिन का। क्या 120 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में रह गए, और इसके साथ एक कंडीशन और डाल दी कि अगर आप 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रहते हैं और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है इंडिया में वो अगर 15 लाख से ज्यादा है, तो आप सिटीजन हैं, आप एनआरआई नहीं है। तो आप एक चीज मान लेते हैं कि जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है इंडिया में। ठीक है, और मैं 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हूं। ठीक है, तो क्या मैं एनआरआई हूं?
या मैं सिटीजन हूँ, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आपकी इनकम जो 15 लाख से ऊपर है तो आपके लिए डे स्टे हो जाता है 120। लेकिन अगर मेरी इनकम 10 लाख है, ठीक है, तो मेरे लिए डे स्टे हो जाता है 182 दिन, ठीक है, 182 डेज। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं कि ओसीआई कार्ड होल्डिंग स्कीम जो है उसके कैंसिलेशन की ग्राउंड्स क्या क्या है, कि आपका ओसीआई कार्ड जो है किन किन ग्राउंड्स पे कैंसिल किया जा सकता है। तो पहला है रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम किसी भी तरह का फ्रॉड किया है, किसी भी तरह के मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स को छुपाया है, उस केस में आपका ओसीआई कार्ड जो है वो रद्द किया जा सकता है। दूसरा, शोइंग डिसअफेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपका ओसीआई कार्ड जो है कैंसिल किया जा सकता है। एंगेजिंग विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर। अगर कोई युद्ध की कंडीशन है, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, या मान लीजिए भारत और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ओसीआई कार्ड मिलता ही नहीं, ठीक है। तो भारत और अमेरिका का युद्ध हो जाता है, तो अब अमेरिका में कुछ ओसीआई होंगे, ठीक है, जिनके पास ओसीआई कार्ड होगा। अब अगर युद्ध की कंडीशन है, वॉर की कंडीशन है, तो उस केस में अगर वो ओसीआई जो है वो एनिमी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है किसी भी फॉर्मेट में, तो उसका ओसीआई कार्ड जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, ओसीआई है, वो इंडिया में आए, ठीक है, और उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कोई सेमिनार ले ली, अगेंस्ट में कोई जैसे उन्होंने माओइस्ट ग्रुप को फंडिंग दे दी, उन्होंने नक्सलाइट्स को फंडिंग दे दी, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट के बैकग्राउंड पे उनका ओसीआई कार्ड जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा कि भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया गया है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा मुद्दों पे छेड़छाड़ की गई है, या कोई ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के भंग होने के चांसेस हैं, तो उस केस में भी ओसीआई कार्ड को कैंसिल किया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए किसी ने ओसीआई के लिए रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, उनको ओसीआई कार्ड मिला, ठीक है, अब आज उनको ओसीआई कार्ड मिला, तो अगले जो 5 साल हैं, ठीक है, उनमें से किसी भी टाइम पे कोई ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए कि ओसीआई को सजा मिल गई है, और ओसीआई को सजा मिली है 2 साल या 2 से ज्यादा साल की कैद की सजा मिली है, या इससे कोई बड़ी सजा मिल गई, कम से कम 2 साल की कैद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 महीने के लिए उनको रिमांड पे रखा गया तो उनका ओसीआई कार्ड कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। कम से कम 2 साल की जो है वो पनिशमेंट होनी चाहिए, 2 साल की कैद की सजा होनी चाहिए, या उससे ज्यादा की अगर कोई सजा हो जाती है 5 साल के अंदर अंदर। आज उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया ओसीआई के लिए, और अब से जो 5 साल आएंगे आने वाले, ठीक है, उन 5 सालों में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो ओसीआई कार्ड जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। अगर 5 साल के बाद होती है तो ओसीआई कार्ड पहले कैंसिल नहीं किया जाता था, लेकिन अभी रिसेंट में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 है, उसमें एक जो ग्राउंड है वो 6 ग्राउंड जोड़ा गया। कौन सा? छठा एक एडिशनल ग्राउंड जोड़ा गया, और इसमें जो है वो सारे के सारे कानूनों की बात कर ली इन्होंने, कि भारत देश में कोई भी कानून अगर फोर्स में है और कोई भी ओसीआई उसका वायलेशन करता है, तो इस केस में ओसीआई कार्ड जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि भारत में कोई भी लॉ पास हो गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेसिकली एग्जांपल बहुत देता हूँ कि किसी ने डोर नॉक किया और वो अंदर आ गया, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये कहती है और ये बिल पास हो जाता है कि डोर नॉक करके कमरे में एंटर होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये लॉ जो है वो भारत देश में लागू है, ठीक है, भारत देश में एनफोर्स है। तो अगर कोई भी ओसीआई ये क्रिमिनल ऑफेंस कर देता है या कोई भी अदर सिविल ऑफेंस कर देता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी की जमीन पर इलीगल कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया, ठीक है, और कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि यस, इस इंसान ने जो है वो अवैध कब्जा किया है, अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो उस केस में भी ओसीआई कार्ड कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। अब ओसीआई कार्ड जो है वो हर कानून के बेसिस पे कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने कोई ऑफेंस किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं बिना सीट बेल्ट के, ठीक है। कानून है इंडिया में कि आपको सीट बेल्ट लगा के ड्राइव करना है, लेकिन आप उस कानून को क्या कर रहे हो, ओवर थ्रो कर रहे हो, ठीक है। आप उस कानून को नहीं मान रहे हो, तो इस केस में क्या आपका ओसीआई कार्ड कैंसिल हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। क्या वो इस ऑफेंस को ऐसा मानती है कि आपका ओसीआई कार्ड कैंसिल किया जा सके, या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के मैटर में कुछ है, या पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में कोई आपने ऑब्लिगेशन किया है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको भी एक ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन बनाना चाहे तो बना सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली एक और बात कर लेते हैं, ओसीआई और एनआरआई के बीच में एक डिफरेंस है, उसकी बात कर लेते हैं, वो क्या है। बेसिकली क्या होता है, एनआरआई जो होता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। वो इंडिया में रिसाइड नहीं कर रहा, लेकिन ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा ओसीआई कार्ड जो होता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होता है, वो सिर्फ एक कार्ड होल्डिंग स्कीम है, ठीक। जिससे आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप लाइफ टाइम तक इंडिया में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी इंडिया से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्या सिविल राइट्स सारे के सारे ओसीआई को भी मिलेंगे जो एनआरआई को मिलते हैं, या जो सिटीजन को मिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओसीआई को क्या होगा, पॉलिटिकल एलिजेंस नहीं मिलेगी, एनआरआई सिटीजन को पॉलिटिकल एलिजेंस मिलेगी। ओसीआई जो है वो इंडिया में लैंड ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिया के और जो सिविल मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन एनआरआई और जो सिटीजन है वो सब इनमें इंटरफेयर कर सकते हैं। आप लैंड ऑक्यूपाई कर सकते हो, आप डिस्पोज कर सकते हो लैंड, लेकिन ओसीआई ऐसा कर सकते हैं क्या? ओसीआई ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस था जो छूट गया था पीछे, तो मैंने सोचा अभी आपको क्लियर कर दूं ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं डोमिसाइल पर। अब डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल का मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, डोमिसाइल का मतलब आपकी सिटीजनशिप नहीं होती है। डोमिसाइल का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि कोई भी एरिया है जहां का आपको डोमिसाइल मिला है, या तो वो आपका परमानेंट होम हो, ठीक है, या फिर ऐसी जगह हो जहां आपका मन है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ रह भी रहा हूँ, और कब तक रहूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो उस केस में आपको डोमिसाइल मिल जाता है, ठीक है। कि या तो आपका परमानेंट होम हो, ठीक है, तो आप डोमिसाइल हो सकते हैं, या अगर आप किसी अदर स्टेट में रह रहे हैं और वहीं इनडेफिनेट पीरियड के लिए रहना भी चाहते हैं, आपकी इंटेंशन भी है वहां रहने की, तो उस केस में आप डोमिसाइल ऑफ एनी स्टेट हो सकते हैं, ठीक है। और डोमिसाइल जो है वो रेजिडेंस से अलग है। तीन चीजें मैंने आपसे पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि एक होता है रेजिडेंस कि आप यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। एक होता है डोमिसाइल कि आप यहाँ रह रहे हैं प्लस आपकी इच्छा है कि आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए यहाँ रहेंगे भी। तीसरा होता है सिटीजन। सिटीजन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस यूनियन ऑफ इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ रहना भी चाहते हैं, आप यहाँ की पॉलिटिकल एलिजेंस को ओ भी करना चाहते हैं, आप सिविल राइट्स को भी सबको ओ करना चाहते हो, ये डिफरेंस है, ठीक है। सिटीजनशिप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन की गई है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 5 लेके आर्टिकल 11 तक, ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें कहीं भी डोमिसाइल का जिक्र नहीं है। डोमिसाइल एक स्टेट की प्रॉपर्टी है, एक राज्य की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई देश इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया, इंडिया एक देश है, एक कंट्री है, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो डोमिसाइल का क्राइटेरिया जो होगा वो स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि डोमिसाइल हर स्टेट में एक ही कैटेगरी में मिलना चाहिए, ठीक है, एक ही टाइम पीरियड के बाद मिलना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो डोमिसाइल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं किया गया है। इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो डोमिसाइल बेसिकली दो टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला होता है डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, कि अगर मान लीजिए आप हरियाणा में पैदा हुए, ठीक है, तो बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ आपको जो डोमिसाइल मिलेगी वो हरियाणा की मिलेगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स वहां के हैं, पेरेंट्स की बिलोंगिंग वहां से, ठीक है। उस केस में आपको बाय बर्थ एक डोमिसाइल मिल जाती है जो कहती है कि यस, आप हरियाणा में रह रहे हैं और आप हरियाणा में ही आगे रहना भी चाहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डोमिसाइल ऑफ चॉइस। डोमिसाइल ऑफ चॉइस को हम कहते हैं एनिमस मेनेंडी।
एनिमस मेनेंडी का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग की कोई ऐसी स्थिति है कि आप पैदा हरियाणा में हो, आपको बाय बर्थ हरियाणा का डोमिसाइल मिला, ठीक है, लेकिन अब आप मूव हो गए किसी और स्टेट में, ठीक है, आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल चले गए, आप कर्नाटक चले गए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो डोमिसाइल है वो कहाँ के हैं, वो तो हरियाणा के हैं अभी के लिए तो, लेकिन आपको कर्नाटक इतना पसंद आ गया कि अब आपने मन बना लिया है कि आप वहीं रहेंगे, आपकी इंटेंशन है कि आप कर्नाटक में ही अपना फ्यूचर देखते हैं और कर्नाटक में ही आप स्टे करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ टाइम होता है, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल जो भी है, हर स्टेट का अलग डेफिनेशन होती है डोमिसाइल को लेके। तो जो भी उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो ये मान लेती है कि यस आप यहाँ रह रहे हैं, प्लस आपकी इच्छा भी है यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करने की या यहाँ आगे लंबे टाइम तक रहने की, ठीक है। उस केस में आपको कर्नाटक का डोमिसाइल मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आपको कर्नाटक का डोमिसाइल मिलता है, आपको हरियाणा का डोमिसाइल जो है वो रिनंस करना पड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। आप डुअल डोमिसाइल नहीं हो सकते, जैसे आप डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकते, किसी भी 2 कंट्रीज के एक साथ सिटीजन नहीं हो सकते जिसमें से एक इंडिया हो, क्योंकि इंडिया सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। अगर कोई 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो दोनों ही डुअल सिटीजनशिप को फॉलो करती हैं, तो उस केस में आप उन दोनों के सिटीजन हो सकते हैं। लेकिन इंडिया के केस में सिंगल सिटीजनशिप है, तो यहाँ पर आप किसी अदर कंट्री के सिटीजनशिप होल्ड नहीं कर सकते एट द टाइम यू हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टाइप्स हमने देख लिए, डोमिसाइल हमने देख लिया। डोमिसाइल का मतलब एक परमानेंट रेजिडेंस और आपकी इंटेंशन जो है कि आप उसी एरिया में रिसाइड करना चाहते हो, दैट इज डोमिसाइल। उसके टाइप्स के बारे में हमने बात कर ली। डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन जो आपको बर्थ के टाइम मिलता है, डोमिसाइल ऑफ चॉइस जो कि आपको एनिमस मेनेंडी के तौर पर मिलता है, मतलब आपकी स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मनस्थिति ऐसी है कि आप किसी अदर जगह पे रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं यहीं लंबे समय तक रहूंगा, ठीक है, और मैं इसको अपना एक परमानेंट होम बनाना चाहता हूँ। तो उस केस में वहां की जो सरकार है वो आपको डोमिसाइल बाय चॉइस देती है, ठीक है। उस केस में आपको जो प्रीवियस डोमिसाइल है उसको रिनाउंस करना पड़ता है। तो लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो एक केस किया था प्रदीप जैन ने, पीआईएल डाली थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो ये था कि डोमिसाइल इज टू कन्वे द आइडिया ऑफ इंटेंशन। अब प्रदीप जैन का बेसिकली कहना ये था कि आप एक तो सिटीजनशिप दे रहे हैं इंडिया की, ठीक है, उसके बाद आप स्टेट का डोमिसाइल दे रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डोमिसाइल इज यूज्ड टू कन्वे द आइडिया ऑफ इंटेंशन टू रिसाइड परमानेंटली और इंडेफिनिटली फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन इन मेडिकल एंड अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट विद इन द स्टेट। कि डोमिसाइल जो है वो सिर्फ आपकी इंटेंशन बताता है, आपकी इच्छा बताता है कि आप इस स्टेट में रह रहे हैं, इस एरिया में रह रहे हैं और आप लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के आप इसी स्टेट में रहना भी चाहते हैं। तो सिर्फ इतना सा रूल होता है डोमिसाइल का, इससे ज्यादा डोमिसाइल कुछ भी नहीं कहता है, ठीक है। इट डज नॉट मीन दैट इंडिया अलाउज ड्यूअल सिटीजनशिप। ये आर्गुमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट ये था कि इंडिया डज नॉट होल्ड डुअल सिटीजनशिप। इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप। अब हमने जितने भी लेक्चर सिटीजनशिप पे किए हैं, उन लेक्चर्स में हमने हर लेक्चर में कम से कम एक बार तो ये बताया ही है कि इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है, डुअल सिटीजनशिप नहीं फॉलो करता है। तो ये केस जो है, ये प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, ये लीगल वेरिफिकेशन देता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर पीआईओ वर्सेस ओसीआई, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंजॉय।